बारिश में बंटवारे की पहली रसोई। कोमल बेटा कहाँ रह गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। और मैंने तुझे पहले ही कहा था कि एक कलश में चावल भर कर रख लेना। देख, बहू दरवाजे पर खड़ी है और तुमने गृह प्रवेश की तैयारी तक नहीं की। मम्मी, बस सब हो गया है, अभी लाती हूँ। कोमल घर के मंदिर से पूजा की थाली लाती है। उसने थाली पहले से ही सजाकर रखी हुई थी। साथ ही वो रसोई में जाकर कलश भी ले आती है जिसमें चावल भरे हुए थे। भाभी, अपने शुभ कदमों से इस चावल की कलश को गिराकर घर में आ जाओ। मम्मी और भैया के साथ रहकर तो मैं बोर हो गई हूँ। अब आप आ गई हो तो थोड़ी बात बनेगी। अरे बहू को गृह प्रवेश कराना है या वहीं खड़े होकर सारी बातें करनी है? चलो बहू, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। सरला कोमल की बात को बीच में काट देती है और सनाया का गृह प्रवेश करा देती है। कोमल बेटा, नई बहू को उसके कमरे में छोड़ाओ। देखो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। ये कहकर सरला अपने कमरे में सोने चली जाती है और कोमल सनाया को उसके कमरे में छोड़कर आती है। दूसरी तरफ राजेश अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा होता है। सरला ने कैसे मेरे बिना ही शादी की सारी रस्में कर ली? अभी तक तो बारात आ गई होगी और बहू का गृह प्रवेश भी हो गया होगा। राजेश ये सोच ही रहा होता है, तभी सीमा आकर दरवाजा खटखटाती है। पापा, आज आपने दूध नहीं पिया और बिना दवाई लिए सो रहे हो? बुढ़ापा आ गया है बहू, तन कमजोर हो गया है। छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ आजकल। वैसे भी कुछ नहीं होता अगर एक दिन दवाई नहीं लूंगा तो। पापा, मुझे पता है आप परेशान हो। देखो, हमारे बिना ही घर की शादी जो हो गई है, लेकिन आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा राजेश को समझाती है, उसे दूध का गिलास और हाथ में दवाइयां देकर वहां से चली जाती है। इधर राजेश सो जाता है। वहीं सनाया अब अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही होती है। तभी अंकित उससे कहता है, यार, दूसरों की शादी फिक्स होती है तो कितनी खुशी होती है। अपनी शादी हुई है, इतने दिन हो गए, लेकिन अब समझ आया कि शादी में दूल्हे की तो बड़ी हालत खराब है। अच्छा जी, बस दूल्हे की? और दुल्हन का क्या? हमें देखो, इतना भारी लहंगा, ऊपर से इतना ज्यादा मेकअप और ये ज्वेलरी तो पूछो ही मत। फेरों के वक्त मैं यही सोच रही थी कि लहंगा कैसे पकड़ूं। वो तो शुक्र है मेरी बहन पास खड़ी थी मेरी हेल्प करने के लिए। हाँ हाँ, दोनों की देखो, गर्मी में बुरी हालत हो गई। वैसे तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अब गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है ना, तो बारिश जरूर आएगी, देख लेना, कल ही बारिश आ जाएगी। हाँ, बारिश आनी चाहिए, और बारिश में तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म खाना, वो सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया मेरे तो। अंकित की बात सुनकर सनाया हंसने लगती है। दोनों थोड़ी देर ऐसी ही बातें करते हैं। फिर अंकित कहता है, चलो भाई, बहुत थक गया हूं मैं, तुम भी जल्दी जल्दी ये सब चेंज करके सो जाओ। सुबह फिर वो क्या कहते हैं, तुम्हारी कुछ रस्में भी तो होनी है। वो पहली रसोई की रस्में, जल्दी सोगी तभी तो उठोगी जल्दी। सो तो मैं जाऊंगी, लेकिन ये तो बताओ, मेरे गृह प्रवेश में ना भैया भाभी थे और ना पापा, कोई दिख ही नहीं रहा था। और माहिरा, उसको तो मैं कितना मिस कर रही हूँ। यार, मैं बताना भूल गया हूँ, माहिरा की तबीयत थोड़ी खराब है और पापा तो सो ही गए होंगे, इसलिए अब और सवाल जवाब मत करो, तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सरला की तरह अंकित भी बातों को गोल गोल घुमा देता है और इधर सनाया भी अपने कपड़े ज्वेलरी वगैरह बदलकर सो जाती है। लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है। सनाया जल्दी उठकर अपने कमरे में तैयार हो रही है। उसने आज गुलाबी रंग की साड़ी और एक जैसी चूड़ियां पहनी हुई हैं। तभी सरला उठकर हॉल में आ जाती है। कोमल सुबह जल्दी उठकर हॉल में बैठकर अपने कॉलेज का काम कर रही होती है। कोमल, जरा देख तो बहू अभी तक उठी या नहीं, आज तो उसकी पहली रसोई भी है। कोमल उठकर जाने वाली होती है, इतने में पायल छनकाती हुई सनाया वहां आ जाती है। अरे मम्मी देखो, भाभी तो पहले ही उठकर रेडी भी हो गई है। लगता है भाभी अपनी पहली रसोई के लिए काफी एक्साइटेड है। कोमल की बात सुनकर सनाया मुस्कुराने लगती है। इधर सनाया के पीछे पीछे अंकित भी आता है। एक्साइटेड तो होगी ही, इसको खाना बनाना ही इतना पसंद है। चलो सनाया, आज तो अपना टैलेंट दिखाने का टाइम है। वैसे क्या क्या बनाओगी तुम अपनी पहली रसोई में? जो आप लोगों को पसंद हो बता दो, मैं वही बना दूंगी। नहीं नहीं बहू, अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना, बस मीठे में कुछ बना लेना। पहले भगवान जी का भोग लगेगा और उसके बाद हम सब लोग तुम्हारी पहली रसोई का बना हुआ खाना खाएंगे। सरला की बात सुनकर सनाया रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली जाती है। इधर दूसरी तरफ मोहित और माहिरा मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। जैसे ही वे घर के अंदर आते हैं, राजेश सीमा से कहता है, सीमा बेटा, आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या? हाँ पापा, बना रही हूँ। आज सुबह से कपड़े धोने में लगी हुई हूँ ना, तो थोड़ा लेट हो गया है। इतनी देर में मोहित कहता है, सीमा कहाँ हो तुम? बाहर बहुत खराब मौसम हो रहा है, तुमने छत पर कुछ कपड़े सुखाए थे, उनको उतार लाओ। बेटा, बहू घर के दूसरे कामों में व्यस्त है, छत पर से कपड़े तो तू भी ला सकता है। तुझे बहू की मदद करनी चाहिए या नहीं?
क्या पापा, आप तो हमेशा सीमा की तरफदारी करते रहते हो। चलो भाई, ले आता हूँ मैं भी कपड़े। मोहित की बात सुनकर माहिरा जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, दादू दादू, आप तो हमेशा पापा की क्लास लगा कर रखते हो। क्योंकि बेटा मैं इसका बाप हूँ। अगर ये तुम्हें डांट सकता है तो मैं उसे डांट सकता हूँ। राजेश अपनी पोती के साथ मस्ती करने लगता है। इधर सनाया मन में सोच रही होती है, यार घर में तो अंकित ने पहले ही बताया था भैया भाभी है, उनकी बेटी है मायरा, मम्मी पापा दीदी और मैं और अंकित, यानी हम टोटल 7 लोग हैं। तो थोड़ा ज़्यादा खाना ही बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, शाही पनीर, चावल, नान, मिक्स वेज और रायता, सलाद, ये सब बना लेती हूँ। सनाया रसोई में खड़ी होकर खाने की पूरी प्लानिंग कर रही होती है। तभी बाहर से अंकित आता है। लो भाई, कल इतनी गर्मी हो रही थी और आज ही कितनी अच्छी बारिश आ रही है। अरे वाह भाभी, ये तो नहले पर दहला हो गया। बारिश में तो पहले गर्मा गर्म पकौड़े उतार, बाकी खाना तो हम बाद में भी खाएंगे। पहले ही खाने में बहुत कुछ बनाने का प्लान किया हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से सनाया को पकौड़े भी बनाने पड़ते हैं। इधर जैसे ही सनाया खाना बनाती है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी माहिरा कहती है, वाह मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है नई चाची ने तो कुछ अच्छा भी बना दिया होगा। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन बेटा तुम्हारी चाची का बनाया हुआ खाना तो सारा तुम्हारी दादी ही खाएंगी। राजेश अपने परिवार के साथ ये सब मिस कर रहा होता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर तुरंत सरला बोल पड़ती है, हमारे घर के खाने की खुशबू लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में भी बेटा बहू है, उनसे बनवा कर खाओ। हाँ हाँ, तुम कौन से हमारे बिना भूखी रह रही हो, हम तो खा ही लेंगे। आज जैसे तुम तो उठते बैठते जागते सोते मुझे याद कर रहे हो, मेरा ही नाम जप रहे हो। और अगर मैं कहूँ कि ऐसा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? बस बस रहने दो, कलेश के अलावा और आता ही क्या है आपको। घर का बंटवारा हो रखा है। सरला अपने छोटे बेटे के साथ रहती है और राजेश बड़े बेटे के साथ रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर लड़ते रहते हैं। तभी उधर से सीमा राजेश को चुप कराती है। पापा आप मान जाओ ना, मम्मी तो मानने वाली नहीं है। बेटा इसकी जिद की वजह से ये ऐसा हो रखा है। ये कहकर राजेश घर के अंदर चला जाता है। इधर सनाया सारा खाना बना लेती है और सब डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। भाभी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। अरे रुक, पहले भगवान जी को भोग लगेगा। बहू तूने जो पहली रसोई में मीठा बनाया होगा वो दे दे, पहले भगवान को भोग लगा देंगे। जैसे ही सनाया रसोई में मीठा लेने के लिए आती है, वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो मीठा बनाया ही नहीं, अब क्या बोलूंगी मम्मी को। इन लोगों की रसोई का भी बंटवारा हो रखा है। रसोई के बीच में दीवार है जिसमें एक खिड़की लगी हुई है। इधर सनाया की बातें सीमा सुन लेती है। उसे परेशान देखकर सीमा सोचती है, हे भगवान, अगर पहली ही रसोई में सनाया से गलती हो गई तो मम्मी तो दाना पानी लेकर चढ़ जाएंगी। इस पर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जल्दबाजी में सनाया को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। इधर सीमा फटाफट फ्रिज से रसमलाई निकालती है जो उसने माहिरा की फरमाइश पर रात ही बनाकर रख दी थी। वो खिड़की को नॉक करती है। सनाया खिड़की खोलती है। मुझे पता है तुम मीठा बनाना भूल गई हो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। ये लो रसमलाई और ये भगवान जी को भोग लगा दो, हमने अभी तक नहीं खाई है। पर दीदी, परवर कुछ नहीं, जाओ जल्दी। सीमा जल्दी जल्दी सनाया को वहां से भेज देती है। सनाया सरला को ले जाकर रसमलाई दे देती है। वो भगवान को भोग लगाती है और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। वाह, कितना लजीज खाना बनाया है तुमने, मानना पड़ेगा तुम्हारी कुकिंग स्किल को। हाँ भैया, सच में इतना सारा खाना बनाया भाभी ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ। दीदी, खाना मैंने सबके लिए बनाया है। सनाया की बात सुनकर सरला तुरंत उसे टोक देती है। बहू एक बात कान खोलकर सुन लो, तेरे ससुराल में मैं, अंकित और कोमल है, तो दोबारा उन दोनों का नाम नहीं लोगी। ये सुनकर सनाया हैरान रह जाती है और बिल्कुल चुप हो जाती है। सब लोग खाना खाते हैं। बाद में सरला उसे पहली रसोई का शगुन भी देती है। इधर सनाया घर के सारे काम खत्म कर रही होती है। उसके मन में बार बार वही सवाल चल रहा होता है, आखिर मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि उन लोगों का नाम नहीं लेना है? जब एक ही परिवार है तो ये लोग ऐसे अलग अलग क्यों रहते हैं? घर का बंटवारा क्यों हुआ है? सनाया के दिमाग में यही बात चलती रहती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। जब वो कमरे में आती है तो अंकित से पूछने की कोशिश करती है। अंकित एक बात बताओ, शादी से पहले तो तुम बड़ी बातें करते थे माहिरा भाभी और सबके बारे में, लेकिन वो लोग अलग क्यों रहते हैं? बंटवारा क्यों हुआ है घर का? ये तुमने कभी नहीं बताया। सनाया देखो, जो है तुम्हारे सामने है। पुराने मुद्दों को खोदने से कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी मम्मी को नहीं पसंद कि हम उनके बारे में बात करें। अंकित भी सनाया को बड़े प्यार से समझा देता है, लेकिन कुछ नहीं बताता। ऐसे ही रात होती है और सब लोग सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सनाया रसोई में काम कर रही होती है। दीदी ने पहली रसोई में मेरी मदद की, वरना मुझे तो पहली ही रसोई में सुनने को मिलता, और मैंने उनको अभी तक थैंक यू भी नहीं बोला।
पर बोलूँगी कैसे? यहाँ रसोई में जब मैं आती हूँ वो नहीं आती, और बाहर तो हमारा मिलना होता ही नहीं है। सनाया ऐसे सोच ही रही होती है, तभी कोमल कॉलेज से आ जाती है। हे भगवान, बारिश का भी कुछ नहीं पता लगता, कभी भी आ जाती है। जब कॉलेज से निकलती हूँ तो धूप निकल रही होती है और रास्ते में देखो इतनी तेज बारिश हो गई, मैं तो सारी भीग गई हूँ। हाँ, अब तो भीग गई हो, चलो जल्दी से कपड़े बदलो, मैं आपके लिए कड़क चाय बना देती हूँ। बेटा चाय बाद में बनाना, पहले छत से कपड़े उतार लाओ। सनाया छत से कपड़े लेने के लिए जाती है। इधर सीमा और माहिरा छत में बैठी मस्ती कर रही होती है। माहिरा बेटा, बॉल इतनी जोर से मत फेंको, देखो बाहर बारिश हो रही है। माहिरा बॉल फेंकती है और वो सीधे सनाया के पैरों में आकर रुकती है। अगर ये बॉल चाहिए तो आपको मुझे एक प्यारा सा हक देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मेरी न्यू चाची। सनाया और माहिरा एक दूसरे के गले लगाती हैं। अरे आ जाओ, क्या कर रही हो? हमारे पास भी बैठ जाया करो थोड़ी देर। दीदी, मन तो बहुत करता है मेरा, इतना मन था कि ससुराल में जॉइंट फैमिली हो, बहुत सारे लोग हो, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन बन रहा है। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ शादी के बाद सब अच्छा चल रहा है ना? अंकित तुम्हें घुमाने ले गया कहीं या नहीं? नहीं, अभी तो कहीं नहीं गए। वैसे उस दिन आपने पहली रसोई में मुझे वो रसमलाई देकर बचा लिया। मैंने सच में इतने सारे आइटम बनाए थे और पूरे परिवार का सोचकर खाना बनाया था, लेकिन मैं मिठाई बनाना भूल गई। लेकिन आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो तुम आ गई हो ना, हम कभी भी खा सकते हैं। वैसे तुम्हें अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो रसोई वाली खिड़की खोलकर देख लिया करो, मैं आसपास ही मिलूंगी। सीमा सनाया को बंटवारे के बारे में कुछ नहीं बताती और उसकी बड़ी बहन की तरह केयर करती है। उससे बातें करके सनाया को भी बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हीं बातों में लग जाती है। इधर बारिश भी बंद हो जाती है। देखो, मैं तो कपड़े लेने आई थी और बारिश भी बंद हो गई। चलो वो तो ठीक है, अब तुम नीचे जाओ, कहीं मम्मी ने यहाँ हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो आज घर में कलेश हो जाएगा। सीमा कह ही रही होती है कि इधर से सरला आवाज लगाती है। सनाया बहू, कहाँ रह गई? जल्दी से नीचे, आज एक पड़ोस ने तुझसे मिलने आ रही है। सनाया जल्दी जल्दी नीचे जाती है। नीचे पिंकी, पूनम और बाकी पड़ोसने आई हुई होती हैं। सनाया सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। मानना पड़ेगा सरला, बहू तो बहुत ही सुंदर आई है तो, और लगता है खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। भाई अब तो रोजाना तुम्हारे घर से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है खाने की। अरे ऐसी सूखी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, पहले मेरी बहू के हाथ के खाना को चक्कर तो बताओ कि कैसा बनाती है। हाँ, हम भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। देखो मौसम इतना सुहावना हो रहा है तो भाभी क्यों ना बना दो फिर आज सबके लिए पनीर पकोड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी लाती हूँ बनाकर। सनाया रसोई में जाकर पनीर के पकौड़े और कड़क चाय बनाती है। इधर सीमा भी रसोई में आकर काम करने लगती है। जैसे ही सनाया को उसकी आहट सुनाई देती है वो तुरंत खिड़की खोल देती है और उसमें एक कटोरे में पनीर के पकौड़े भरकर सीमा को दे देती है। अरे बहू, और कितना टाइम लगाएगी? मम्मी बस बन गए, अभी ला रही हूँ। सनाया फटाफट चाय पकौड़े लाकर पड़ोसनों को खिलाती है। सच में बहुत ही स्वाद है बेटा पकौड़ों का। अरे भाई, हमने तो खुशबू से ही स्वाद का अंदाजा लगा लिया था। पूनम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इस तरह चाय पकौड़े खाने के बाद पड़ोसने वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कोमल की दोस्त निशा घर पर आती है। कोमल, हमारे घर पर कान्हा जी का कीर्तन है, तुम अपनी भाभी को लेकर जरूर आना। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है। तभी सनाया भी अपने कमरे से आती है। भाभी बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो हमें निशा के घर चलना है, उनके घर भगवान जी का कीर्तन है। हाँ ठीक है, मम्मी हमारे साथ नहीं चलोगी क्या? अरे बेटा, मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, तुम लोग भी जाकर आओ, मैं तो यहीं से भगवान के आगे माथा टेक लूंगी। सरला की बात सुनकर सनाया अपने कमरे में रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर निशा सीमा को भी कीर्तन में आने का बुलावा देती है। सीमा भी माहिरा के साथ कीर्तन में चली जाती है। इधर कोमल और सनाया भी वहां पहुंच जाती हैं। सनाया को देखकर सीमा कहती है, अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है ये पीले कलर की साड़ी, और तुम पर बहुत ज्यादा सूट कर रही है, और तुम्हारी चूड़ियां भी कितनी प्यारी हैं। थैंक यू, आप कितनी तारीफ करती हो मेरी। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रही हो इस हरी साड़ी में। पर आपकी चूड़ियां, आपने हरी चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? यार हरी चूड़ियां मिली ही नहीं, या फिर से कहो कि तुम्हारे जेठ जी ने दिलाई ही नहीं, ये तो गलत बात है भैया की। दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगती हैं। इधर सब लोग मिलकर भजन गीत करते हैं। उसके बाद प्रसाद बंटता है। देखो तो कोमल की दोनों भाभियां कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। ये हाल तो बंटवारे की बात का है, अगर साथ रहती तो और अच्छा बॉन्ड होता इनका। निकिता की बात सुनकर सनाया और सीमा के चेहरे उतर से जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद कीर्तन खत्म होता है और सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सनाया सोचती है, मेरे पास तो हरे रंग की चूड़ियां काफी सारी रखी है, एक काम करती दीदी को दे देती।
सनाया रसोई में जाकर चूड़ियां छुपा कर लाती है और खिड़की खोलकर दूसरी तरफ रख देती है। सीमा उधर काम कर रही होती है। अरे तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं खुद ले लेती ना चूड़ियाँ। दीदी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आप पहन लेना, बहुत अच्छी लगेगी। चूड़ियां लेकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। इधर दोनों की खिड़की पर बात करते हुए सरला देख लेती है। बहू, तू क्या पूरे दिन इस खिड़की पर चिपकी रहती है? अपने काम में ध्यान दे, इन लोगों से मतलब वास्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। सरला सनाया को डांटने लगती है। तभी घर पर मिसेज गुप्ता आती है तो वो उनके साथ बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बारिश का मौसम हो रहा होता है। राजेश जैसे ही बाहर से आता है, अरे भाई, बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर चलता हूँ, ऐसे मौसम में वैसे भी चटपटा अच्छा लगता है। राजेश बाजार से गोलगप्पे और समोसे ले लेता है। एक काम करता हूँ, छोटी बहू के लिए भी ले लेता हूँ, उसका भी मन करता होगा कि उसके ससुर उसके लिए कुछ लाएं, लेकिन उसकी सास की वजह से सारी चीजें खराब पड़ी हैं। ये सोचते हुए राजेश सनाया के लिए भी गोलगप्पे और समोसे ले लेता है और लाकर सारा सामान सीमा को दे देता है। बेटा, हो सके तो सनाया को भी दे देना कुछ खाने को। हाँ पापा, मैं देखती हूँ, आप फिक्र मत करो। सीमा कटोरे में गोलगप्पे और प्लेट में समोसे निकालकर खिड़की में रख देती है। सनाया रसोई में चाय बना रही होती है। अरे वाह, गोलगप्पे और समोसे, सच में मेरा तो मन कर रहा था। हाँ पापा लेकर आए हैं, तुम खा लेना आराम से। ये कहकर सीमा खिड़की बंद कर देती है। सनाया मन में सोचने लगती है, जेठानी जी जितनी अच्छी है, पापा भी मेरी उतनी केयर करते हैं। पता नहीं आखिर कौन सी मजबूरी है जो हम लोगों को अलग रहना पड़ रहा है। ये सवाल हमेशा सनाया के दिमाग में चलता रहता है, लेकिन उसका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला है। ऐसे ही एक दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कोमल कहती है, भैया देखो, ये मेरी दोस्त राखी है। इसकी शादी तभी हुई थी जब आपकी हुई थी, और ये पेरिस फ्रांस घूम रही है, पर एक आप भाभी को शिमला मनाली तक नहीं ले गए। अरे कैसी बहन है तू? तुझे तो ये कहना चाहिए कि अभी आपका वर्कलोड ज्यादा है, अभी आप काम कर लो, ऊपर से मेरी वाइफ को भड़का रही है। अंकित की बात सुनकर सनाया भी हंसने लगती है। नहीं नहीं, भड़का नहीं रही, सही तो बोल रही है। शादी के बाद इतना वर्कलोड लेते हो। यार सच्ची, ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं पक्का तुम्हें हनीमून के लिए ले चलूंगा। अभी हमारा हनीमून होल्ड है। ऐसे ही सब लोग मस्ती मजाक करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला की बहन का फोन आता है। सरला, बधाई हो, तुम दादी बन गई हो, पोता हुआ है मोनिका को। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं अपने पोते से मिलने के लिए जरूर आऊंगी। इस तरह सरला अपनी बहन से बात करके फोन रख देती है और घर में सब लोगों को ये बात बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर कब जा रही हो आप छोटे बेबी से मिलने के लिए? भाई, मेरा सामान पैक कर दो। मुझे भी जाने का काफी मन कर रहा था, पर अभी पढ़ाई का काफी ज्यादा प्रेशर है। कोमल और सरला की पैकिंग कराती है। ऐसे ही अगली सुबह होती है और सरला आज अपनी बहन के घर चली गई। इधर अंकित ऑफिस चला जाता है, मोहित भी ऑफिस चला गया, माहिरा स्कूल और कोमल कॉलेज चली जाती है। राजेश किसी काम से बाहर गया हुआ है। सनाया घर पर अकेली होती है। तभी वो सीमा को आवाज लगाती है। दीदी, हमारे इधर आ जाओ, इधर ही बैठकर काट लेना ये सब्जियां, आज मम्मी घर पर नहीं है। ये सुनते ही सीमा इधर आ जाती है और दोनों देवरानी जेठानी बातें करते हुए ही काम करने लगती हैं। सच में कितना अच्छा लग रहा है ना, हम दोनों बातें कर रही हैं और ना हमें मम्मी का डर है। आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार करती हो। अरे सनाया, तुम भी ना बहुत प्यारी हो। दीदी, मुझे एक बात बताओ, सच सच, पहले दिन से ही मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन सब ऐसे ही घुमा देते हैं। ऐसा क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बताओ, क्या पूछना है? यही कि जब आप इतनी अच्छी हो, पापा इतने प्यारे हैं, हम लोग साथ में क्यों नहीं रहते? आखिर घर का बंटवारा कब और क्यों और कैसे हुआ? ये सुनकर सीमा भी परेशान हो जाती है, लेकिन सनाया की जिद पर उसे सब बताना पड़ता है। बहू, ये छोले किसने कहे हैं बनाने को? तुम्हें पता है ना, मैं छोले नहीं खाता। पापा, मम्मी ने कहा था कि आज छोले चावल बना लो। सरला, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है जो चीजें मैं नहीं खाता तुमसे क्यों बनवाती हो? अरे 100 में से 10 चीज खाते हो तुम, तो क्या तुम्हारे चक्कर में हम भी ये सब छोड़ देंगे? तो मेरे लिए कुछ और भी बनवा सकती थी ना। हाँ पापा, भाभी ने तो कहा था कि आपके लिए मिक्स वेज बनाने की, लेकिन मम्मी ने मना कर दी। मैं खाना खाऊंगा ही नहीं आज। हाँ हाँ ठीक है, मत खाओ, तुम्हारा तो रोज का ही यही ड्रामा है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। राजेश खाना नहीं खाता, लेकिन सरला उसके बारे में नहीं पूछती है। तभी तीनों बच्चे राजेश को मनाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। पता नहीं सरला दिन पर दिन कितनी जिद्दी होती जा रही है। इसे तो मेरे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
राजेश ऐसे ही परेशान हो रहा होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सब लोग घर में बैठकर मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी पड़ोसन पूनम के घर से लड़ाई की आवाज आने लगती है। प्रीति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी से बात करने की तमीज नहीं है तो? तुम और तुम्हारी मम्मी सही और बाकी सब गलत, ऐसा ही लगता है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल, बहू गलत है। हमेशा दोनों लड़ते रहते हैं आपस में, घर में कलेश करके रखते हैं, तो घर में तो नकारात्मकता आएगी ही। हमें नहीं रहना इस घर में, हम जा रहे हैं दोनों। जब तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा के कलेश पूरे हो जाएंगे ना, तभी आएंगे। बिना बात के घर में लड़ाई करवा कर रखते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये कर दिया, वो कर दिया। इनकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है। पूनम के दोनों बेटों की शादी एक साथ हुई थी और उनकी बहुएं सगी बहनें हैं। पूनम और सोमपाल आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, जिसका असर उनके बेटों और बहुओं के रिश्ते पर भी आता है। और आज तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों बहुएं सामान पैक करके मायके चली गई थी। इधर सरला का परिवार भी ये सब देख रहा होता है। देखा सरला, अगर तू भी नहीं सुधरी तो अंकित की शादी के बाद हमारा भी यही हाल होगा। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। आप तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हो। मैं बस कह रहा हूँ, तुम एकदम लड़ने को क्यों आ जाती हो? कुछ भी बात होता है तो तुम गुस्सा होकर लड़ाई करने लगती हो। हाँ, मेरे तो सींग लगे हुए हैं, मेरी तो बात भी लड़ाई लगती है ना। सरला इसी बात पर राजेश के साथ बहस करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इधर अंकित की शादी सनाया से फिक्स हो जाती है, लेकिन सरला और राजेश के आपसी झगड़े बंद नहीं होते। एक दिन सरला ऐसे ही गुस्से में घर में लेटी रहती है। बच्चे उसे बार बार मनाते हैं, लेकिन वो इतनी जिद्दी होती है कि किसी के मनाने से भी नहीं मानती। पापा, ऐसा कैसे चलेगा? मुझे तो इस बात का डर है कहीं अंकित की शादी के बाद हमारे घर में भी पूनम चाची की तरह रोज झगड़े न हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो, सोचकर भी डर लगता है। सब लोग ऐसे ही शांत बैठ जाते हैं। तभी राजेश कहता है, सरला को मेरी कदर नहीं है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम घर का बंटवारा कर दें। बंटवारा? पापा, आप होश में तो हो? आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं होश में हूँ। बंटवारा कर देते हैं। मोहित और सीमा एक तरफ रहेंगे, अंकित, कोमल और तुम्हारी मम्मी इधर रहेंगे। छोटी बहू आएगी तो वो तुम्हारी तरफ ही रहेगी। सरला को खुद एहसास होना चाहिए कि परिवार कितना जरूरी है। इसे कहकर तो हम समझाने से रहे। राजेश की बात बच्चों को समझ में आ जाती है। इधर राजेश सरला से बंटवारे की बात कहता है। हाँ ठीक है, कर दो बंटवारा। तुम्हारे साथ रहकर तो कुछ नहीं मिलने वाला, हर वक्त का कलेश ही रहता है। घर का बंटवारा हो रहा होता है, लेकिन सरला को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन इनकी रसोई भी अलग हो जाती है। रसोई के बीच में एक दीवार होती है जिसमें खिड़की लगी होती है। उस खिड़की को भी सरला हमेशा बंद रखती है। ये सुनकर सनाया और सीमा दोनों ही इमोशनल हो जाती हैं। देखो, बंटवारे को भी आज कितने महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। इधर मोहित और अंकित ऑफिस से आ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब सरला भी अपनी बहन के यहाँ से वापस आ जाती है। इधर राजेश बाजार से गुलाब जामुन लाता है। बेटा, थोड़े से गुलाब जामुन सनाया को भी दे देना। सीमा एक कटोरी में गुलाब जामुन रखकर रसोई की खिड़की में देने लगती है। तभी सरला उसे देख लेती है। खबरदार सीमा बहू, अगर हमारे साथ कुछ भी लेना देना रखा तो तुम अपने ससुर की ही सेवा करो, वही दे रहे होंगे तुम्हें ये सब शिक्षा। सरला की बात सुनकर सीमा तो कुछ नहीं कहती। इधर सनाया भी चुप हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला घर के बाहर खड़ी होती है। तभी पिंकी और पूनम वहां आती है। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? क्या तुम्हें नहीं पता मिसेस शर्मा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है? 2 दिन तो वो अस्पताल में भी एडमिट रही, बस उसी को देखने जा रही हूँ। अरे भाई, मैं अपनी बहन के घर गई थी तो मुझे नहीं पता था। रुको, मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ। सरला भी पिंकी और पूनम के साथ मिसेस शर्मा के घर जाती है। इन तीनों को एक साथ आया हुआ देखकर सुनीता कहती है, अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे बीमार होने की खबर मिली तो सोचा मिलने चले। अब बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा था ना, अब तो ठीक हो? इससे पहले सुनीता कुछ कह पाती कि मोहन वहां आता है। अरे ये लो, तुम्हारी घुटनों की दवाई खत्म हो गई थी ना, और ये कुछ फ्रूट लेकर आया हूं मैं, और ये दूध है, मैं इसे गर्म करके रख रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कैल्शियम पूरा होना चाहिए डाइट में, तो कुछ कच्चा पनीर भी ले आया हूँ। जब भूख लगेगी तो बताना, मैं डालकर दे दूंगा। ठीक है जी, आप ये सब रसोई में रख दो। मोहन वहां से चला जाता है। तभी सरला कहती है, क्या बात है, शर्मा जी तो बड़ा ख्याल रख रहे हैं आपका। लगता है इसलिए जल्दी ठीक हो गई हो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्होंने मेरी इतनी केयर की है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि बड़ी किस्मत वाली हो, इतना अच्छा पति जो मिला है। हाँ ये तो है, भाई साहब बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा, पूछो मत। हाथों हाथों में दवाई देना, दूध पनीर देना, मेरे घुटनों में तेल लगाना, सर दबाना, बहुत केयर करते हैं मेरी।
ये सुनकर सरला थोड़ी चुप सी हो जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद वे अपने घर आ जाती है। आज सरला की कमर में दर्द हो रहा होता है। कोमल बेटा जरा वो मूव दे दे मुझे, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मम्मी मैं अभी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट कर रही हूँ और मेरी लाइव क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में दे दूंगी। सनाया और अंकित आज बाहर शॉपिंग करने और घूमने फिरने गए हैं। कोमल इंपॉर्टेंट क्लास ले रही होती है, इसलिए सरला को खुद से उठकर ही मूव लानी पड़ती है। वो अकेले ही अपने कमर पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ कमर तक पहुंचता भी नहीं है। सही कह रही थी डॉक्टर, सुनीता वाकई ही भाग्यशाली है जो इतनी देखभाल करने वाला पति मिला है। आज पहली बार सरला राजेश को मिस कर रही होती है, क्योंकि उसके होते हुए भी उसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ रहा है। सरला को ऐसे परेशान देखकर सीमा भी उसे देख लेती है। इधर थोड़ी देर में अंकित और सनाया भी घर आ जाते हैं। ऐसे ही शाम होती है। सरला आज थोड़ी चुप चुप होती है। सनाया बहू, आज रात का खाना नहीं बनाया है क्या? मम्मी हम दोनों तो बाहर ही खाकर आए हैं और आप लोगों के लिए भी ले आए हैं। सनाया ये सब छोड़ो, देखो कितनी अच्छी मूवी है, चलो ना साथ में देखते हैं। मम्मी को खाना तो कोमल दे देगी। अंकित सनाया को वहां से ले जाता है। इधर कोमल अपने लिए खाना लेकर कमरे में चली जाती है और सरला को अकेले ही खाना पड़ता है। सरला से अकेले खाना खाया नहीं जाता। इधर सभी बच्चे सरला को दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। शायद मम्मी को पापा की भी जरूरत महसूस हो और ये इस बंटवारे को कैंसिल कर दे। भगवान जी जल्दी ऐसा हो जाए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सरला थोड़ी चुप चुप रहने लगी थी। इधर राजेश पहले तो उसके साथ बोलता था और नोकझोंक करता था, लेकिन अब राजेश उसे छेड़ता ही नहीं था। ऐसे ही कई दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन राजेश माहिरा के साथ आंगन में बैठकर खेल रहा होता है। सरला उसे देख रही होती है। राजेश की तरफ ध्यान होने की वजह से सरला का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। हे भगवान, गिर गई मैं। बहू कोमल कहाँ हो तुम सब? हाय मर गई। सरला की आवाज सुनकर राजेश घबरा जाता है और तुरंत वहां आता है। तुम देख कर नहीं चल सकती क्या? बुढ़ापे में हाथ पैर है, कहीं हड्डी टूट गई तो पूरी उम्र का रोना हो जाएगा। राजेश सरला को गोद में उठाता है और पास में पड़ी चारपाई पर लिटा देता है और उसे डांटने लगता है। दादू दादी को चोट लगी है और आप उन्हें डांट क्यों रहे हो? बेटा बोलने दो इनको, जब ये ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा ही तो होना था। सरला राजेश का हाथ पकड़ लेती है। राजेश सरला के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखता है। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर चलते तो मैं नहीं गिरती। मैं वादा करता हूं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए पकड़कर रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे मर मर के जी रहा था, पर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपनी जिद प्यारी थी। नहीं, अब मैं जिद नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि लड़ाई झगड़ों में नहीं कुछ रखा। राजेश की आवाज सुनकर सीमा, मोहित, अंकित, सनाया और कोमल सब लोग आ जाते हैं, लेकिन वे जानबूझकर दूर खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ दो लव बर्ड्स का रोमांस जो चल रहा था। आज पहली बार सरला को अपनी गलती का एहसास होता है। राजेश खुश होने के साथ साथ भावुक भी हो जाता है। मम्मी क्या हुआ आपको? कैसे लग गई? हाँ मम्मी, कैसे गिर गई आप? ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं बेटा, ज्यादा नहीं लगी। मैं गिर जाती लेकिन तुम्हारे पापा ने संभाल लिया। मम्मी मैं तो कहती ही हूँ हमेशा कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो बात बात पर लड़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लड़ाइयों में ही तो प्यार छुपा होता है और आप लोगों ने इसे बंटवारे का नाम दे दिया। बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम सब लोगों को भी अलग अलग रहना पड़ा। आखिरकार सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और परिवार में हुआ बंटवारा खत्म हो जाता है। अब सभी लोग साथ रहने लगते हैं। आज पूरा परिवार बहुत खुश है। इधर राजेश भी सरला का बहुत ख्याल रखने लगता है। रसोई में जो बीच की दीवार थी वो भी हट जाती है। अरे अरे, संभल कर कहाँ जा रही हो? मुझे बता दिया होता, मैं कर देता तुम्हारा काम। तुम्हें बेड से पैर उतारने की जरूरत नहीं है। मैं घर में बैठे बैठे उब गई हूँ, मुझे बाहर बैठना है सबके साथ। 1 मिनट रुको, तुम थक गई हो तो पूरा परिवार यहीं आएगा। राजेश अपने पूरे परिवार को वहीं बुला लेता है। सब लोग साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। राजेश सरला का बहुत ख्याल रखता है। इस तरह कुछ दिनों बाद सरला की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब पूरा परिवार एक साथ और प्यार से रहने लगता है।